हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इसका पार्ट नंबर 8 है ये। इससे पहले मैंने आपको इस लेसन के 7 पार्ट करा चुके हैं, वे आप वीडियो जरूर देख लेना। आज हमारे चलने वाले एनसीईआरटी पर्सन, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, ये पर्सन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पर्सन ही आते हैं पेपर में। जो मैं आपको थ्योरी वाइज क्लासेस कराती हूँ वे पर्सन इनसे ही हो जाते हैं। मतलब इनमें कुछ पर्सन ऐसे ही होते हैं जो उनसे हो जाते हैं। जो अलग पर्सन होते हैं या करना अलग है, वे मैं कराती हूँ एनसीईआरटी। तो आपको एनसीईआरटी पर्सन करने भी इतने ही जरूरी है जितने सारी वीडियोस देखना जरूरी है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो, पहला पर्सन क्या है? ऐसी धातुओं के उदाहरण दीजिए जो, हमें ऐसी धातुओं के उदाहरण देने हैं जो कमरे के ताप पर द्रव है। देखो, ऐसी धातु मतलब है तो क्या वो धातु, लेकिन वो है क्या? द्रव अवस्था में। कमरे के ताप जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मली टेम्परेचर, इस पे क्या होती है? वो द्रव अवस्था में होती है ऐसी धातु। वरना वैसे तो सारी धातु को हम पिघाल सकते हैं, लोहा भी पिघल जाता है, सोना भी पिघल जाता है, तभी तो आभूषण बनते हैं। लेकिन कमरे के ताप मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, उस पर कौन द्रव अवस्था में पाई जाती है? जो ठोस अवस्था में पाई नहीं जाती, उस धातु का नाम क्या होता है? पारा। क्या है इस धातु का नाम? पारा। पारा किस में भरा होता है? मैंने आपको बताया था, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जो पहले आता था, अब तो वैसा आता है बटन वाला, टेम्परेचर ऐसे ही नाप लेता है वो। जो पहले उसमें उससे पारा चढ़ता था, उसमें गर्म होके वो उसमें लिक्विड भरा होता था एक कांच की शीशी में, वो होता है उसके अंदर जो भरा होता था पारा। अब दूसरा पर्सन क्या होता है? चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। देखो, ऐसी धातु का नाम बताना है हमें जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। आपने देखा है लोहा, क्या लोहे को हम उससे काट सकते हैं चाकू से? नहीं। सोने को चाकू से काट सकते हैं? नहीं। चांदी को चाकू से काट सकते हैं? नहीं। तो ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम उससे काट सकते हैं चाकू से? तो उस धातु का नाम है सोडियम, या फिर पोटेशियम, या फिर लिथियम। वो जी हमने तो देखा नहीं सोडियम धातु। ये जो सोडियम धातु है ना, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। इसका एक कारण है, ये प्रश्न है, मैं आपको कराऊंगी। तो कमरे के चाकू से आसानी से कौन सी धातु काटी जा सकती है? इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? सोडियम। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। या फिर आप लिथियम भी लिख सकते हैं, ठीक है, या पोटेशियम के भी। हिंदी में आप इनके नाम लिख लेना। कोई सी भी एक धातु पूछिए तो एक या दो धातु बता सकते हैं हम। अब हमें बतानी है उष्मा की सबसे अच्छी चालक है। उष्मा की चालक का मतलब क्या है? मतलब दो धातु है हमारे पास, एक धातु में जल्दी उष्मा बहेगी, एक में कम बहेगी। तो वो कौन सी धातु है? तो ये इसका नाम होगा चांदी। जो चांदी होती है ना, जितनी भी धातुएं हैं सब में उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन होती है? चांदी। ठीक है। अब जी इसका क्या मतलब है? जैसे कि आप खाना बनाते हैं, आपने एक तो लोहे का कुकर लिया और एक चांदी का कुकर लिया। अगर मान लो कि लोहे के कुकर में 30 मिनट में खाना बनता है, 30 मिनट में सब्जी बनती है, तो चांदी के कुकर में क्या होगा? 15 मिनट में ही बन जाएगी। उष्मा की अच्छी चालक है वो। ठीक है, समझ में आया उष्मा की चालकता क्या मतलब होता है? उसमें हीट को जल्दी अब्सॉर्ब करके वो जल्दी खाना बना देगी हमारा। ये होती है उष्मा की अच्छी चालक का मतलब। ठीक है। अब होता है उष्मा की कुचालक। उष्मा की कुचालक कौन है? उष्मा की कुचालक होती है लेड। क्या होती है? लेड, या फिर मरकरी बोलते, पीबी। जो लेड होती है वो उष्मा की कुचालक है। मतलब कुचालक का मतलब है इसमें करंट नहीं बहेगा, ना ही ये गर्म होगी। उष्मा की कुचालक मतलब उष्मा पे कोई प्रभाव नहीं दिखाएगी। ठीक है, ना ही इसमें कोई करंट बहेगा। ये आप याद कर लेना सारे, एक एक नंबर में एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और अति लघु में भी आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है अघात वर्ध्यता तथा तन्यता का अर्थ समझाइए। वैसे तो मैंने आपको ही करा दिया है। अघात वर्ध्यता क्या होती है? देखो, जब धातुओं को पीटने पर फिर पतली चादर के रूप में बदलने के गुण को ही क्या कहते हैं हम? अघात वर्ध्यता। जो धातुओं में गुण पाया जाता है ये अघात वर्ध्यता। और तन्यता का गुण किस में पाया जाता है? धातुओं में। अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि लोहे की आपने पतली चादर देखी होगी, लोहे की चादर बनाते हैं। लोहे के आपने तार देखे होंगे, जैसे सरिया वगैरह, ये तो हम इनकी परिभाषा लिखते हैं। अघात वर्ध्यता, अघात वर्ध्य आ जाएगी, अघात वर्ध्यता। इसमें हम लिखेंगे धातुओं को पीटने पर उन्हें पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। रूप में बदले जा सकने के गुण को क्या कहते हैं हम? अघात वर्ध्यता। अघात
वर्ध्यता कहते हैं। अब हम अगली हेडिंग लिखेंगे तन्यता। तन्य मतलब कौन होती है? तन्य वो धातु होती है जिसको हम लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं, ठीक है। तन्य धातुओं को खींचकर, अब खींचकर ऐसे ही हाथ से नहीं खींचेंगे, वो मतलब प्रक्रिया होगी उसमें, वो मतलब पीटेंगे उसे और फिर तार खींचेंगे उसके रूप में। खींचकर पतले तार के रूप में, पतले तार के रूप में बदलने के गुण को, बदलने के गुण को तन्यता कहते हैं। और सबसे अधिक अगाध वर्ध्यता और तन्यता किसमें पाई जाती है? सोना, चांदी, इनमें पाई जाती है सबसे अधिक अगाध वर्ध्यता। तभी तो सोने के इतने अच्छे अच्छे आभूषण बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन नंबर 3। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम धातु मैंने अभी बताया था आपको, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। अगर आपसे प्रश्न आता है पेपर में कि कौन सी धातु जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, मुक्त अवस्था का मतलब जिसे हमने नहीं देखा, तो कौन सी धातु है? सोडियम। तो इसे कहाँ रखा जाता है? इसे रखा जाता है केरोसिन तेल में डुबोकर। केरोसिन क्या होता है? केरोसिन होता है मिट्टी का तेल। आपने गाँव में सुना होगा मिट्टी का तेल जो पहले इस्तेमाल करते थे, वो बना लेते थे एक लैंप, लैंप में हम डालते थे ये केरोसिन और उसमें एक बत्ती और उसे जलाते थे, तब पढ़ाई करते थे लोग ऐसे। तो ये केरोसिन होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं मिट्टी का तेल। तो इसमें डुबो के क्यों रखा जाता है? मतलब सोडियम धातु को हम ऐसे ही क्यों नहीं रख सकते? जैसे कि लोहा है हमारा, क्या है, ओपन ऐसे ही है, सबके घरों में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? मतलब सोडियम को खुला क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जो सोडियम होती है ना, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। जैसे कि नॉर्मल गर्मी है टेम्परेचर, और क्या है, नॉर्मली हमारा टेम्परेचर है हो गया, और जैसे कि वायु में क्या होती है, O2, इनसे अभिक्रिया करके क्या कर लेती है, ये आग वगैरह लगा लेती है। तो ये मतलब सुरक्षित नहीं रहती है ऐसे खुले में, इस वजह से हम इसे केरोसिन में डुबो के रखते हैं। क्योंकि सोडियम धातु नमी तथा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, उसे क्रिया कर लेती है। देखो हमने रखा था सोडियम, और हमें सोडियम मिलेगा नहीं, उसमें जो भी कुछ होगा, आग लग जाए कुछ भी, पर सोडियम तो नहीं मिलेगा ना, तो वो हमारा बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से हम इसे संग्रहित रखते हैं केरोसिन में, ताकि हमें जब जरूरत हो इसे बाहर निकाल सके। क्रिया कर लेता है, इसी कारण जबकि सोडियम केरोसिन में, या केरोसिन बोल सकते हो, केरोसिन से न तो अभिक्रिया करता है, और न ही और न ही तेल में घुलती है, घुलती मतलब तेल में, ऐसे नहीं हमने तेल में डाली और उसमें घुल गई, सारी बर्बाद हो गई, तो इस तरह तेल में न ही घुलती है। इसलिए सोडियम को केरोसिन या किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए।
देखो हमें अभिक्रियाओं के लिए इसमें क्या लिखना है, समीकरण। इसमें क्या कहा है, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया। अच्छा, आयरन का सूत्र तो आपको पता होगा, प्रतीक क्या होता है, Fe। लेकिन भाप, अच्छा भाप बनती किससे है, भाप बनती है पानी से। तो पानी का सूत्र क्या है, H2O। तो भाप का सूत्र भी क्या होगा, H2O। बर्फ किससे बनता है, पानी से। तो बर्फ का सूत्र भी क्या होगा, H2O। ठीक है, जो पानी से मिलके बना है, पानी तो है ना मतलब, तो उसका सूत्र क्या होगा, H2O। तो भाप का सूत्र तो लिख लिया हमने, H2O। अभिक्रिया किससे कर रहा है, आयरन से। आयरन क्या होता है, Fe। तो क्या बनाएगा ये, Fe2O3। और प्लस बस बैलेंस कर लेंगे इसे, आयरन ऑक्साइड बन गया Fe2O3। अब बैलेंस कर लेंगे, H2 गैस निकल जाएगी अलग, या फिर Fe, हाँ आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसे हमें बैलेंस करनी है। Fe कितने हो गए यहाँ पे 2, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर 2। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे 3, तो हमने यहाँ कितना ले लिया 3। हाइड्रोजन कितने हो गए 3 दूनी 6, तो ये 2 है, हमने ले लिया यहाँ पे 3, 3 दूनी 6। उम्मीद आपको समझ में आ गई। मैंने संतुलित करनी सिखाई हुई है समीकरण, वहां से आप सीख सकते हो। जल के साथ अब हमें क्या करना है, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की, मतलब पहले तो हमें जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया करनी है और फिर हमें जल के साथ पोटेशियम की अभिक्रिया करनी है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O, और कैल्शियम का Ca, तो क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षार होता है। अब देखो क्या होगा, हमें बैलेंस करनी है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ पे कितने ले लिए 2। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, 2 H2 निकल जाएंगे अलग। अब ये बैलेंस हो चुकी है। समीकरण को बैलेंस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमें क्या करनी है, जल के साथ पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है K, जल के साथ पोटेशियम की अभिक्रिया। जल का सूत्र H2O और पोटेशियम K, तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा KOH। क्या बनेगा, KOH। और हाइड्रोजन गैस निकलेगी अलग, क्योंकि हाइड्रोजन को हम अकेला नहीं निकाल सकते H, हाइड्रोजन निकलती है गैस के रूप में H2 के रूप में। कभी आप देखो कि इसके साथ एक OH चला गया और एक H, ऐसे 2 लेना है हमें, फिर बैलेंस हम अपने हिसाब से कर लेंगे। अब देखो हाइड्रोजन तो हो गया यहाँ पे 3, 2 और 1 3, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम 2 ले लेंगे और यहाँ पे भी 2 ले लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। पोटेशियम कितने हो गए 2, ये भी 2। अब देखेंगे हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन तेरे, देखो इस 2 की गुना इसमें भी होती है, मतलब 2 ही पोटेशियम है यहाँ पे, 2 ही ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए और 2 ये हो गए 4, और इसी तरीके से 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे वीडियो को अगर संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं, सारे पार्ट वाइज देखना, ऐसे बीच में से कोई सी वीडियो मत देखना, मतलब सीरियल वाइज देखो। पहले चैप्टर के सारे पार्ट्स देखो, फिर दूसरे चैप्टर के सारे पार्ट्स देखो, फिर तीसरे चैप्टर के सारे पार्ट्स होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।